बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करते हैं इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो टॉपिक है हमारे साथ इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की किसी लम्हे या किसी ख़ास मुकाम पर या किसी ख़ास लम्हे वक्त पर प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होती है, इसको मालूम करने के लिए हम आज एक इक्वेशन अहस करेंगे और इस इक्वेशन से हम प्रोजेक्टाइल की किसी भी लम्हे उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम मालूम कर सकते हैं। और इसके अलावा हम प्रोजेक्टाइल के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए भी इक्वेशन आज के वीडियो में अहस करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने ये चीज़ अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए ये हमारे साथ एक्स एक्सिस है, ये हमारे साथ वाई एक्सिस है। अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा के साथ अगर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, तो जो ही ये प्रोजेक्टाइल फ्लाइट करता है और इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, तो किसी भी लम्हे जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी v है। ये भी याद रखें, चूंकि प्रोजेक्टाइल की मोशन 2 डायमेंशन मोशन है, इसलिए हर लम्हा पर प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होगी इसके 2 कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी v है, इसके 2 कंपोनेंट है, एक vx कंपोनेंट है और दूसरा vy कंपोनेंट है। अब याद रखें, जो प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, ये हमारे साथ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, जो प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से समित पॉइंट की तरफ जा रहा होता है, समित पॉइंट की तरफ, तो इस दौरान vx जो है वो कांस्टेंट होता है, जबकि vy जो है वो कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी अगर v है तो यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, vx और vy। अब फिर वही बात है कि vx यहाँ पर कांस्टेंट होगा, जबकि vy क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पर पहुंचकर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का vx कंपोनेंट जो है वो तो कांस्टेंट होता है, समित पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये हमारे साथ समित पॉइंट है तो vx तो कांस्टेंट होगा, जबकि समित पॉइंट पर vy 0 होता है। यहाँ पर पहुंचकर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ये है, ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी v है और प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ये हमारे साथ v है। यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बनते हैं, तो ये vx यहाँ पर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन समित पॉइंट के बाद प्रोजेक्टाइल की vy कंपोनेंट जो है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी अगर ये है, ये इसका vx है, ये कांस्टेंट है, जबकि vy कंटिन्यूसली क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से समित पॉइंट की तरफ जब जाता है तो vx तो कांस्टेंट होता है, लेकिन vy मुसलसल डिक्रीज, यहाँ पर vy 0। इसके बाद जब ये समित पॉइंट से पॉइंट ऑफ इंपैक्ट की तरफ आता है, ये हमारे साथ पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है, तो जब ये समित पॉइंट से पॉइंट ऑफ इंपैक्ट की तरफ आता है तो इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। अब डियर स्टूडेंट, हमने इस टॉपिक में करना क्या है, हमने ये करना है कि हम किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को ढूंढना चाहते हैं। अब याद रखिए डियर स्टूडेंट, किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होगी वो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और इस रिजल्टेंट वेलोसिटी को ढूंढने के लिए अब हम मसावात प्रूव करते हैं, इसके लिए हम इक्वेशन प्रूव करते हैं। तो चलो डियर स्टूडेंट,
बात करते हैं इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्ट। यहां पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारे साथ ओरिजिन है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने हवा में इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ प्रोजेक्ट किया। इसकी जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो थीटा है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई है। वी आई इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसको प्रोजेक्ट किया गया। अब याद रखें डियर स्टूडेंट, जो जो प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। समिट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, जो जो ये नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी अगेन क्या होगी, चेंज होगी। देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी की, जो कि उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो वी आई को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक को हम बोलते हैं वी आई एक्स और इसको हम बोलते हैं वी आई वाई का नाम जो है वो दे सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, आपको ये भी पता है कि अगर ये आपके साथ एक्स एक्सिस है, ये आपके साथ वाई एक्सिस है, ये आपके साथ ओरिजिन है, यहाँ पर आपके साथ एक वेक्टर है, वेक्टर ए, तो इस वेक्टर का जो अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट होगा इसको हम ए एक्स कहेंगे, ठीक है। इसका जो अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट होगा ये ए एक्स होगा और ये आपको पता है ए एक्स ए कास थीटा के बराबर है। इस तरह इस वेक्टर ए का जो अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट होगा इसको हम ए वाई बोलते हैं और ये ए साइन थीटा के बराबर है। अब अगर यहां पर हमारे साथ वेक्टर ए की बजाय वी आई वेक्टर हो और ये हमारे साथ एंगल थीटा हो, तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो एट द सेम मैनर हम इस डायग्राम के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं कि वी आई का अगर हमारे साथ एक वेक्टर है तो इस वी आई का जो एक्स कंपोनेंट होगा ये किस चीज के बराबर होगा, ये वी आई कास थीटा के बराबर होगा। इस तरह इस वी आई वेक्टर का अलोंग वाई एक्सिस जो कंपोनेंट होगा ये वी आई वाई के बराबर होगा और ये हम लिख सकेंगे कि ये वी आई साइन थीटा के बराबर है। अब कहने का मकसद ये है कि इस वी आई के भी यहां पर हमारे साथ दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक वी आई एक्स है और दूसरा हमारे साथ वी आई वाई है। अब इस वी आई एक्स की जगह पर मैं लिख देता हूं वी आई कास थीटा और इस वी आई वाई की जगह पर मैं लिख देता हूं वी आई साइन थीटा। अब हमने इस टॉपिक में प्रोजेक्टाइल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए इक्वेशन ढूंढना है। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब यह है कि आप प्रोजेक्टाइल की यहाँ पर भी वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हो, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी बनती है उसके लिए हम मसावात अहस करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर इस वेलोसिटी को मैं वी आई वेलोसिटी कहता हूं और इस पॉइंट पर मैं प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ढूंढना चाहता हूं, तो अगर यहां पर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की वी आई है तो इस वेलोसिटी को मैं वी एफ वेलोसिटी का नाम देता हूं और ये वी एफ वेलोसिटी ही दरअसल हम ढूंढना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी है। इस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को मैंने वी एफ का नाम दे दिया। अब याद रखें इस पॉइंट पर भी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी दो कंपोनेंट की बनी हुई है, मतलब फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और ये हमारे साथ क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। इस फाइनल वेलोसिटी के भी हमारे साथ दो कंपोनेंट जो है वो बन रहे हैं। यहां पर एक और पॉइंट भी आप अपने ज़हन में रखें कि जो जो प्रोजेक्टाइल समिट पॉइंट की तरफ जा रहा होता है और समिट पॉइंट से पॉइंट ऑफ इंपैक्ट की तरफ आ रहा होता है, प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है इसकी अलोंग एक्स एक्सिस के साथ एंगल कंटिन्यूसली चेंज होती है। किसी भी लम्हे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है इसको हम एक और एंगल से जाहिर करते हैं जिसको हम फाई का नाम जो है वो देते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इस टॉपिक में हम दो एंगल इस्तेमाल करते हैं, एक थीटा है और दूसरा फाई है। थीटा दरअसल इब्तिदाई वेलोसिटी है, थीटा दरअसल इब्तिदाई एंगल है, इनिशियल एंगल है जिसके साथ हम प्रोजेक्टाइल को हवा में प्रोजेक्ट करते हैं, जबकि फाई जो है ये वक्त के साथ साथ चेंज होती है और ये किसी भी लम्हे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का अलोंग एक्स एक्सिस के साथ एंगल है।
अगर प्रोजेक्टाइल यहां पर है, यहां पर अगर प्रोजेक्टाइल है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये होगा, और इसकी वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है ये हमारे साथ फाई होगा। तो यहां पर फाई हमारे साथ ये है। अगर इस पॉइंट की तरफ हम आ जाए तो इस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी इधर होगी, ये हमारे साथ क्या होगा, फाई होगा। यहां पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल जो है वो हमारे साथ फाई है। अब आप देख सकते हैं कि जो जो प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है इसकी फाई जो है वो भी चेंज हो रही है। फाई यहां पर क्या है, यहां पर फाई जो है वो ज्यादा है, जो जो ये ऊपर जाएगा फाई की कीमत क्या होगा, कम होगा। यहां पर ये चेंज हो जाएगा, यहां पर फाई जो है वो हमारे साथ ये होगा। तो फाई जो है ये दरअसल डायरेक्शन बताता है प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और थीटा जो है ये हमारे साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए सबसे पहले हम इक्वेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ढूंढते हैं। इक्वेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इक्वेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। पहले हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के लिए इक्वेशन ढूंढते हैं। अब आपको याद होगा हमने बात की थी कि हम प्रोजेक्टाइल की इस पॉइंट पर वेलोसिटी ढूंढना चाहते हैं, और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है ये vf है, और vf दरअसल रिजल्टेंट वेलोसिटी है vfx प्लस vfy, मतलब फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट जमा फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, इन दोनों को ऐड करके हम प्रोजेक्टाइल के इस पॉइंट पर जो टोटल वेलोसिटी है उसको हम ढूंढ सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है vf, ये हमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, इसलिए अब अगर हम चाहें तो हम इस vf की जगह पर v भी लिख सकते हैं, क्योंकि v जो है वो हमारे साथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी है। इसीलिए इस इक्वेशन को आप vf की बजाय, इस vf की बजाय आप v भी लिख सकते हो, और इसको मैंने इसी तरह लिखा कि vfx प्लस vfy, इसको मैंने इस तरह लिखा। अच्छा, अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि v इज इक्वल टू, आपको याद होगा कि आपने दूसरे चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि ax वेक्टर को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि ax वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसके साथ जो यूनिट वेक्टर है वो। इसी तरह ay वेक्टर जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ay वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में हम j भी लिख देते हैं फॉर y एक्सिस। तो अगर इस बेस पर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि vfx इंटू आई, प्लस इसको अगर मैं इस बेस पे लिखूं तो इस तरह भी लिख सकता हूं कि vfy इंटू जे, इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूं। अच्छा, अब आपको एक और चीज भी याद होगा, और वो ये है कि आप लोगों ने पढ़ा है कि पोजीशन वेक्टर r एक्स आई प्लस वाई जे। अब अगर r का मैं मॉडुलस मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यह है कि i का जो कोफिशिएंट है आप उसका स्क्वायर ले लें, j का जो कोफिशिएंट है आप उसका स्क्वायर ले लें, और होल अंडर द रूट। तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। ये तो आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 में सीखा होगा। अब इस आइडिया को अगर हम यहां पर इंप्लीमेंट करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ v, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू vfx का स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ i जो है ये vfx है, प्लस कोफिशिएंट ऑफ j, कोफिशिएंट ऑफ j जो है ये vfy है, और इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं और साथ में होल का अंडर रूट ले लेते हैं। अब ये हमारे साथ बना क्या, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हमें इस प्रोजेक्टाइल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देता है, बशर्ते के हम यहां पर vfx और vfy की कीमतें जो है वो लगा दें। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है वी नो दैट हमें पता है
हमें पता है कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के वी एफ एक्स जो है ये किस चीज के बराबर है, वी आई एक्स के बराबर है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको याद होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कहता है कि वी एफ एक्स बराबर है वी आई एक्स के। अब ये जो वी आई एक्स है इसको हम यहां पर एक नजर देख लेते हैं। यहां पर हमने लिखा है ये वी आई एक्स किस चीज के बराबर है, वी आई कास थीटा के बराबर है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वी आई एक्स वी आई कास थीटा के बराबर है, इसलिए इस वी आई एक्स की जगह पर हम वी आई कास थीटा जो है वो लिख देते हैं। यूं हम वी एफ एक्स इज इक्वल टू, चूंकि ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो हम कह सकते हैं कि वी एफ एक्स बराबर है वी आई कास थीटा के। तो ये हमारे साथ क्या बना, लेट सपोज ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 3 बना। अच्छा, अब आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का पता होगा, और थर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इस तरह है कि वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस जी टी। ये मैथमेटिकल फॉर्म है थर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का। अब ये जो वी आई वाई है इसको अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि वी आई वाई वी आई साइन थीटा के बराबर है, इसलिए यहां पर हम यूं भी लिख सकते हैं कि वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई की जगह पर हम वी आई साइन थीटा लिख देते हैं और साथ में माइनस जी इंटू टी जो है ये आ जाएगा। ये हमारे साथ बना इक्वेशन नंबर 4। अब आपने क्या करना है, अब हम यूं करेंगे कि ये जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हमें वी एफ एक्स की कीमत चाहिए जो इक्वेशन नंबर 3 हमें दे रहा है। इक्वेशन नंबर 2 में हमें वी एफ वाई की कीमत चाहिए जो इक्वेशन नंबर 4 हमें दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग इक्वेशन 3 एंड 4, पुटिंग इक्वेशन 3 and equation 4 in equation 2। अब अगर हम इसको यहां पर पुट करते हैं तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, अब देखते जाएं। मॉडुलस ऑफ v इज इक्वल टू वी एफ एक्स की जगह पर मैं क्या लिखूं, वी आई कास थीटा, ठीक है, साथ में क्या करते हैं स्क्वायर भी लगा लेते हैं, प्लस वी एफ वाई की जगह पर मैं क्या लिखूं, वी आई साइन थीटा माइनस जी इंटू टी होल का स्क्वायर, और यहां पर होल अंडर द रूट है तो यहां पर भी हम होल अंडर द रूट जो है वो लगा लेते हैं। कैसा टॉपिक है, मुश्किल तो नहीं है, क्या ख्याल है आप लोगों का? देखिए टॉपिक जो है ये सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट मैथमेटिक्स से दूर भागते हैं, मैथमेटिक्स उसके लिए मुश्किल होती है, लेकिन याद रखें ये सबसे आसान टॉपिक है। इस हिस्से का, प्रोजेक्टाइल के हिस्से का ये सबसे इजी टॉपिक है। बस आपने ख्याल रखना है कि ये जो स्टेप है वो आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस टॉपिक में बुनियादी तौर पर कुछ स्टेप्स हैं जो आपने सीखने होंगे और कुछ मैथमेटिकल स्टेप है जिसको आप सीखें, और ये मेरे ख्याल में सबसे आसान टॉपिक है। बहरहाल अब देखते जाएं, हर एक स्टेप को आप गौर से देखें और हर एक स्टेप को आप नोट करें। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब ये हमारे साथ क्या है, मॉडुलस ऑफ v इज इक्वल टू, इसको ये स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा तो क्या बनेगा, वी आई स्क्वायर। अब ये भी याद रखें ये स्क्वायर जब कास के ऊपर आएगा तो ये कास स्क्वायर थीटा होगा, कास स्क्वायर थीटा। कहीं आप ये गलती ना करें कि आप इसको लिखे कास थीटा स्क्वायर, ये स्क्वायर थीटा के ऊपर नहीं, ये स्क्वायर कास के ऊपर होगा, तो इसको हम बोलते हैं कास स्क्वायर थीटा। देखिए कास ऐसा है जैसा कि कोई कमरा हो और थीटा ऐसा है जैसा कि कमरे के अंदर कोई चीज हो। तो जब भी बाहर से बारिश आएगा या बाहर की कोई धूप होगी तो ये कमरे के अंदर रखी हुई चीज के ऊपर नहीं पड़ेगी, बल्कि ये कमरे के ऊपर, कमरे के छत के ऊपर या कमरे के बैरूनी हिस्से के ऊपर फॉल होगा। तो ये कास ऐसा है जैसा कि कमरा, और थीटा ऐसा है जैसा कि कमरे के अंदर कोई चीज बंद हो। तो बाहर से कोई भी चीज जब गिरेगा तो वो कमरे के छत के ऊपर गिरेगा, मतलब जब स्क्वायर आएगा तो ये कास के ऊपर आएगा, स्क्वायर जो है वो थीटा के ऊपर नहीं आएगा। अच्छा,
अब ये जो है ये अब इस टर्म को हम अलजेब्रा के इस फार्मूले से ओपन करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से। ये फार्मूला आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा। इस फार्मूले को आप इस तरह ओपन कर सकते हो कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, यहां पर माइनस है तो माइनस 2 टाइम्स पहला इंटू दूसरा। अब यहां पर पहला जो है ये हमारे साथ वी आई साइन थीटा है और दूसरा जो है ये हमारे साथ जी टी है। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे साथ आ जाएगा क्या, वी आई साइन थीटा का स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस जी टी दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पहला जो कि वी आई साइन थीटा है, दूसरा जो कि जी इंटू टी है, और होल का हम क्या कर लेते हैं, अंडर द रूट भी ले लेते हैं। अब मजीद आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखते जाएं कि मजीद हम क्या करते हैं। मॉडुलस ऑफ वी, ये क्या है, वी आई का स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर वी आई के ऊपर आ जाएगा तो वी आई का स्क्वायर, अगेन स्क्वायर साइन के ऊपर आएगा तो हमारे साथ साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी आई। ये जी टी जो है उसको आप आगे कर ले और लास्ट में आप साइन थीटा लिख ले और ये आप अंडर रूट जो है वो भी आप ले लें। अब डियर स्टूडेंट अगर हम देखें तो यहां पर हम वी आई स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। ये जो वी आई स्क्वायर है इसको हम कॉमन ले सकते हैं और जब हम यहां से वी आई स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे साथ आ जाएगा वी आई का स्क्वायर इंटू अंदर रह जाएगा क्या, का स्क्वायर थीटा। यहां से वी आई स्क्वायर बाहर आएगा तो अंदर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैंने बंद किया, वैसे अगर मैं इसको इसके साथ ज़रब करता हूं अगेन मुझे ये हासिल होता है, इसको इसके साथ ज़रब करता हूं तो अगेन मुझे ये हासिल होता है, प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 वी आई जी टी इंटू साइन थीटा और होल हमारे साथ क्या आ जाएगा, अंडर द रूट। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब अगर यहां तक क्लियर है तो अब थोड़ा सा इस टर्म के ऊपर आप गौर करें, का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने 9th 10th में एक फार्मूला पढ़ा होगा और वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा 1, ये तो काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, 9th 10th के ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। लेकिन अगर इस फार्मूले को मैं इस तरह लिखूं कि का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो जवाब क्या होगा, -1? नहीं, -1 नहीं, अब भी जवाब क्या होगा, +1 होगा, क्योंकि a जमा b अगर 1 है तो b जमा a भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो कहने का मकसद यह है कि का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर है। अब अगर यहां पर मैं इसकी जगह पर 1 लिख दूं, अब 1 इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और 1 मल्टीप्लाई होने से इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे साथ क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ v इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर प्लस ये है जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 वी आई जी टी और साइन थीटा हमारे साथ आ जाएगा और ये हमारे साथ फाइनल फार्मूला आ गया। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे साथ वो फार्मूला है जिसके जरिए हम प्रोजेक्टाइल की किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड हम ढूंढ सकते हैं। अब इस फार्मूले में आपके लिए रिक्वायर्ड क्या है, आपको प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी का पता होना चाहिए, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर उसकी जो वेलोसिटी है उसका पता आपको होना चाहिए। वी आई से मुराद वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी थी। वो लम्हा आपको पता होना चाहिए, आप 1 सेकेंड के बाद देखना चाहते हो वेलोसिटी, 2 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद, मतलब आप कौन से लम्हे में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ढूंढना चाहते हो। तो टाइम का आपको पता होना चाहिए कि 1 सेकेंड के बाद प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी है, या 2 सेकेंड या 3 सेकेंड के बाद प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का भी पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी, इंस्टेंट ऑफ टाइम
और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का आपको पता है, तो आप प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो आप इस फार्मूले से ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट जो है वो हमारे साथ है इक्वेशन फॉर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन फॉर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखिए डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी होता है। आपको लेक्चर के स्टार्ट में यह भी बता दिया गया कि किसी भी लम्हे प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल के साथ जो डायरेक्शन है वो हम एक स्पेशल किस्म के एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और इस एंगल को हम फाई का नाम जो है वो दे सकते हैं। तो फाई दरअसल प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन को शो करता है। अब आपको पता है कि डायरेक्शन के लिए हम फाई को मालूम करेंगे और फाई को मालूम करने के लिए हम सहारा लेंगे टेंजेंट का। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं टेंजेंट, लेकिन यहां पर टेंजेंट थीटा नहीं लिखना है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट ऑफ फाई जो है वो लिखेंगे। और किसी भी लम्हे टेंजेंट ऑफ फाई जो है ये बराबर होगा प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इन दोनों की रेशियो से हमें टेंजेंट ऑफ फाई हासिल होगा। अब इसको अगर हम मजीद लिखे तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट फाई इज इक्वल टू वी एफ वाई की कीमत यहां पर आपने लगाना है और वी एफ वाई जो है ये हम इक्वेशन नंबर 4 से इसकी कीमत उठाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 के मुताबिक वी एफ वाई की जगह पर आप लिख सकते हो वी आई साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई वी एफ एक्स की कीमत जो है वो आप इक्वेशन नंबर 3 से उठा सकते हो। तो वी एफ एक्स की जगह पर हम वी आई कास थीटा जो है वो लिखेंगे। अब ये जो टेंजेंट है उसको उधर ले जाते हैं, फाई जो है ये हमारे साथ इस साइड पर आ जाएगा और यूं अगर मैं इसको यहां पर लिखूं तो मेरे साथ आ जाएगा फाई, यहां पर हमारे साथ होगा। टेंजेंट जब इधर शिफ्ट होगा तो हमारे साथ टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा और ये हमारे साथ क्या बना, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई ये हमारे साथ है वी आई कास थीटा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे साथ वो इक्वेशन है जिसके जरिए हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के डायरेक्शन को ढूंढ सकते हैं। यहां पर भी आपको प्रोजेक्टाइल की जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर इनिशियल वेलोसिटी है इसकी जरूरत होगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की जरूरत होगी और इंस्टेंट ऑफ टाइम की जरूरत होगी कि आप कौन से लम्हे प्रोजेक्टाइल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन को ढूंढना चाहते हो। So this is the equation for direction of the instantaneous velocity, direction of the instantaneous velocity of the projectile, and this is the equation by which we can find out the magnitude of instantaneous velocity of the projectile. अब डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से 2 वीडियो इससे पहले भी हमने किए हैं और ये प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से तीसरी वीडियो है। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से इन 3 वीडियो में जितना भी हमने डिस्कशन किया और इस डिस्कशन में हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखे, इन तमाम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इन तमाम इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स के ऊपर जितने भी पॉसिबल MCQ हो सकते हैं जो आपको मुख्तलिफ टेस्ट में दिए जा सकते हैं, जो आपको मुख्तलिफ एग्ज़ाम में दिए जा सकते हैं, अब हम उस MCQ को डिस्कस करेंगे। तो चलो डियर स्टूडेंट, बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से मुख्तलिफ MCQ की। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से हमारे साथ पहला MCQ है, जिस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपके साथ ए गैस फील्ड बैलून, बी ऑप्शन है आपके साथ ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, सी ऑप्शन है आपके साथ ए फुटबॉल किक
और डी ऑप्शन है आपके साथ ए शेल फायर्ड बाय ए कैनन। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की पहचान क्या है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की पहचान आपको बता दिया गया है। अब उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आपने बताना है कि इनमें से प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा नहीं है। पहले आप देखें ऑप्शन बी को, और ऑप्शन बी है ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन। आपको पता है कोई भी बुलेट जो हम गन से फायर करते हैं इसको इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बनाता है, इसके ऊपर मैकेनिज्म ऑफ प्रोपल्शन नहीं होता और इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स होता है, ग्रेविटी फोर्स। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ए बुलेट फायर्ड बाय ए गन इज ए गुड एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बी ऑप्शन तो हमारे साथ नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है ए फुटबॉल किक। कोई भी प्लेयर अगर फुटबॉल को हिट करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ एक प्लेयर है और ये फुटबॉल है, इस फुटबॉल को ये हिट करता है, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने नेसेसरी कंडीशन है ये फुटबॉल भी इसको फॉलो करता है। इसको इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है, ये ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे सिर्फ मौजूद होता है, एयर फ्रिक्शन हम इसके ऊपर निगलेक्ट करते हैं। तो फुटबॉल किक जो है ये भी बेहतरीन मिसाल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। डी ऑप्शन है हमारे साथ ए शेल फायर्ड बाय ए कैनन। तो जिस तरह आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया गया है, कोई भी तोप जो गोला फायर करती है ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन की एक एग्जांपल है। अब इनमें से कौन सा बाकी बचा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसमें आपको बता दिया गया है कि आपके साथ एक बैलून है और इस बैलून में आपने गैस भर दिया है। तो अमूमन बैलून के अंदर ऐसा गैस भर दिया जाता है जिसकी डेंसिटी एयर की डेंसिटी से कम होती है। अब अंदर की जो गैस है उसकी डेंसिटी कम है, बाहर जो हवा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब दोनों की डेंसिटी डिफरेंस के नतीजे में ये गुब्बारा जो है वो ऊपर जाएगा, अपवर्ड मोशन करेगा, बट दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसलिए यहाँ पर हमारे साथ ए ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि गैस से भरा हुआ गुब्बारा प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करता। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे साथ प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से, और वो ये है कि टू शूट एन एनिमी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए हिल वन शुड एम हिम। अब ए ऑप्शन है एग्जैक्टली एट हिज पोजीशन, बी ऑप्शन है बिलो हिज पोजीशन, सी ऑप्शन है अ लिटिल अबव हिज पोजीशन, और डी है नन ऑफ दिस। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ज़रा ख़तरनाक किस्म का एमसीक्यू है, जिसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पर एक हिल है, ठीक है, और इस हिल के टॉप पे यहाँ पर आपकी कोई एनिमी है, ठीक है, और यहाँ से आपने इसको निशाना बनाया है किसी गन से या किसी पिस्टल से, आपने इसको निशाना बनाया है और आप इसको हिट करना चाहते हो। तो उसने ये पूछा है कि आप इसका निशाना, अगर आप इसको हेड के ऊपर शूट करना चाहते हो तो क्या आपने जो निशाना बनाना है ये एग्जैक्टली इसके हेड का निशाना बनाना है या इसके हेड से ज़रा नीचे इसका निशाना आपने लेना है या इससे ज़रा ऊपर? तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, इसमें सी ऑप्शन जो है वो हमारे साथ दुरुस्त ऑप्शन है, और सी ऑप्शन में आपको बताया गया है कि ए लिटिल अबव हिज पोजीशन। क्या आपको बताया गया है? ए लिटिल अबव हिज पोजीशन। लेकिन ये ऑप्शन दुरुस्त क्यों है? ये इसलिए जब भी कोई शिकारी किसी बर्ड को या किसी शिकार को हंट करता है तो वो जब निशाना लेता है तो निशाना एग्जैक्टली उसको जहां पर ये हिट करना चाहता है इससे थोड़ा सा वो ऊपर लेता है, ठीक है। तो ये जो शिकारी है ये इसके हेड से ऊपर का निशाना जो है वो लेगा, और जब ये ऊपर का निशाना लेगा तो अब आप कहेंगे कि ये तो ज़ाया हो गया, ये तो इसको हिट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ही ये बुलेट इस गन से बाहर जाएगा तो इस बुलेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करना शुरू करेगा। अब एक तो बुलेट आगे बढ़ रहा है, जो वेलोसिटी इसको दी गई है इसके नतीजे में ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच रहा है। तो ये जब
ये बुलेट जब इस टारगेट तक पहुंचेगा तो वो इस जगह को हिट नहीं करेगा, ग्रेविटी की वजह से ये पैराबोलिक पाथ इख्तियार करके इसको एग्जैक्टली हिट करेगा। इसलिए इसमें हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। शिकारी हजरात बेहतर तौर पर जानते हैं कि वो जब भी शिकार का निशाना बनाते हैं तो वो उसको जहां पर हिट करना चाहते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर उसका निशाना लेते हैं, क्योंकि बुलेट वहां तक पहुंचते पहुंचते नीचे भी आती है, डाउनवर्ड मोशन भी करती है, इसलिए वो फिर उस टारगेट को सही तरह से हिट कर सकती है। सो दिस इज ऑल आर बिकॉज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट जो हमारे साथ एमसीक्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो देखिए कि नेक्स्ट एमसीक्यू हमें क्या बताता है। ये कहता है कि एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इट्स, तो पहला ऑप्शन है वेलोसिटी कैन बी जीरो बट नॉट इट्स एक्सेलरेशन, बी ऑप्शन है एक्सेलरेशन कैन बी जीरो बट नॉट इट्स वेलोसिटी, सी ऑप्शन है बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैन नेवर बी जीरो, और डी ऑप्शन है बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैन बी जीरो। अब इस एमसीक्यू में उसने हमसे ये पूछा है कि जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो ड्यूरिंग द फ्लाइट इसकी वेलोसिटी और इसके एक्सेलरेशन के बारे में उसने पूछा है। अब याद रखिए डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल जब ऊपर जाता है, समिट पॉइंट की तरफ बढ़ रहा होता है, तो एज ए होल इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। और प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी आपको प्रीवियसली मुख्तलिफ लेक्चर में बता दिया गया है कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी दरअसल दो वेलोसिटियों की रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है। अब प्रोजेक्टाइल जो ऊपर जाता है इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होता है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो जीरो होता है, लेकिन मैक्सिमम हाइट पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो नहीं होता, इसको कोई वैल्यू होती है जो कि थ्रू आउट ऑफ द फ्लाइट कांस्टेंट होती है। तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की कोई ना कोई वैल्यू होती है। इसलिए जब ये दोनों मिलेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर भी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी। अब ये अलग बात है कि हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम होगी, क्योंकि ये कंपोनेंट सारा का सारा हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बाकी इसके बाद जब प्रोजेक्टाइल बाकी का सफर करेगा पॉइंट ऑफ इंपैक्ट की तरफ, तो इस दौरान वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगेन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में प्रोजेक्टाइल की एज ए होल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक बात आप सीख चुके होंगे, और वो ये है कि जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है तो इसकी वेलोसिटी जो है एज ए होल डिक्रीज होती है, नीचे आते हुए इंक्रीज होती है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जीरो नहीं होती। इवन हाईएस्ट पॉइंट पर भी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जीरो नहीं होती। तो एक बात तो आपको पता चला कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी नेवर जीरो, किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जीरो नहीं होती। अब नेक्स्ट बात है एक्सेलरेशन की। अब आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, प्रोजेक्टाइल पर मुसलसल ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। हाईएस्ट पॉइंट पर भी प्रोजेक्टाइल पर डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होता है। और आपको यह भी पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ के किसी बॉडी पर अगर फोर्स अमल करता है तो उसमें एक्सेलरेशन मौजूद होती है। अब चूंकि प्रोजेक्टाइल के थ्रू आउट ऑफ द फ्लाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होता है, इसीलिए प्रोजेक्टाइल के हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन मौजूद होती है, और इसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। प्रोजेक्टाइल चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे ऊपर जा रहा हो, चाहे हाईएस्ट पॉइंट पर हो, चाहे नीचे आ रहा हो, हर पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसलिए प्रोजेक्टाइल की जो एक्सेलरेशन है वो भी नेवर जीरो, किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं होता। इसलिए इस एमसीक्यू में हमारे साथ सी ऑप्शन दुरुस्त है, जो कहता है कि प्रोजेक्टाइल की फ्लाइट के दौरान किसी भी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैन नेवर बी जीरो।
अब यहाँ पर आप इंतहाई अहम पॉइंट जो है वो सीख रहे हो, इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट जो है वो सीख रहे हो, और वो ये है कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, it's during the projectile motion the velocity and acceleration of the projectile at any point can never be zero। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कोई ऐसा पॉइंट हो ही नहीं सकता जिस पर प्रोजेक्टाइल की या तो वेलोसिटी जीरो हो जाए या एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे साथ, वो तो काफी आसान है, मेरे ख्याल में आप में से हर एक को इसका दुरुस्त जवाब आता होगा, और वो ये है कि द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज। जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट को पहुंचता है तो मैक्सिमम हाइट पर या समिट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब पहला ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है मिनिमम, सी ऑप्शन है मैक्सिमम, और डी ऑप्शन है इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, बार बार ये बात हमने डिस्कस की कि जो प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है, लेकिन याद रखें मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जीरो नहीं होती। अब अक्सर स्टूडेंट के सामने जब ये एमसीक्यू आता है तो उसके जहन में जो दुरुस्त ऑप्शन आता है वो 0 होता है। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 नहीं होती, बल्कि क्या होती है, मिनिमम होती है। अलबत्ता प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सिर्फ 0 होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट ऑफ द फ्लाइट कांस्टेंट होने की वजह से प्रोजेक्टाइल की जो कुल वेलोसिटी बनती है वो हाईएस्ट पॉइंट पर 0 नहीं होती, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी एग्जैक्टली बराबर हो जाती है सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की। बहरहाल इसमें हमारे साथ बी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है, जिसमें आपको बता दिया गया है कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे साथ, और इसमें हमसे पूछा गया है कि बास्केटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड along a parabolic path. What is the ball acceleration at its highest point? A ऑप्शन है 0, B ऑप्शन है 1/2 G हॉरिजॉन्टली, C ऑप्शन है G अपवर्ड, और D ऑप्शन है G डाउनवर्ड। तो इस एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि एक फुटबॉल है और इसको कोई प्लेयर जो है वो हिट करता है, और ये फुटबॉल इस तरह चलता है कि इसने किसको इख्तियार किया, पैराबोलिक पाथ को इख्तियार किया। अब उसने ये पूछा कि जब ये गेंद मैक्सिमम हाइट को पहुंच जाता है, इस मकाम को पहुंच जाता है, तो इस मकाम पर इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो अक्सर स्टूडेंट के जहन में आता है कि चूंकि यहां पर इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, इसलिए यहां पर इसकी एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। लेकिन याद रखें, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल गलत है। तो दुरुस्त क्या है? दुरुस्त ये है कि आप ये देखें कि एक्सेलरेशन किसके नतीजे में पैदा होती है। याद रखें डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन फोर्स के नतीजे में पैदा होती है, और प्रोजेक्टाइल पर सिर्फ एक ही फोर्स होता है, और वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये प्रोजेक्टाइल पर फ्लाइट के हर एक पॉइंट पर मौजूद होता है। इवन यहां पर भी प्रोजेक्टाइल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के नतीजे में जो एक्सेलरेशन पैदा
होती है उसको हम किस चीज से जाहिर करते हैं, वो न्यूमेरिकली g के बराबर होती है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ आपको ये भी पता है कि बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा होगी तो एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी फोर्स होगी। जिस सीमत में फोर्स लगाया जाएगा उस सीमत में बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी पैदा होती है। तो चूंकि प्रोजेक्टाइल पर मुसलसल ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, इसलिए प्रोजेक्टाइल के अंदर हर एक पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगी वो 9.8 या आप यूं कह सकते हैं मैग्नीट्यूड में g के बराबर होगी। और चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है इसलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। इसलिए इस एमसीक्यू में हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल के ये फुटबॉल जब हाईएस्ट पॉइंट को पहुंच जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी एक्सेलरेशन g के बराबर होगी और डायरेक्शन इसका डाउनवर्ड होगा। इसीलिए इस एमसीक्यू में हमारे साथ डी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। अब हम लास्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, लेकिन ये लास्ट एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये मुख्तलिफ टेस्ट में भी आ चुका है और मुख्तलिफ बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ये एमसीक्यू आ चुका है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। और आप देखें कि इस एमसीक्यू में आपको क्या बता दिया गया है। इस एमसीक्यू में हमें बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स द सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। अब पहला ऑप्शन है इट्स काइनेटिक एनर्जी, बी ऑप्शन है इट्स वेलोसिटी, सी ऑप्शन है इट्स एक्सेलरेशन और डी ऑप्शन है इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इस एमसीक्यू में हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं और प्रोजेक्टाइल फ्लाइट करता है तो फ्लाइट के दौरान इसकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। अब पहले एमसीक्यू में पहले ऑप्शन में आपको कहा गया है काइनेटिक एनर्जी के हवाले से। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है किस चीज की, 1/2 mv² के बराबर होती है। अब आपको पता है कि जब प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जाता है तो इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है, नीचे आते हुए इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, बढ़ रही होती है। तो यहां से यहां तक जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज, यहां से यहां तक आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज होती है। चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रही होती है इसीलिए ये टर्म जो है काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा और यूं काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तब ये साबित हुआ कि प्रोजेक्टाइल के फ्लाइट के दौरान इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं रह सकती, ये पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। दूसरा ऑप्शन जो हमारे साथ है वो है वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फ्लाइट के दौरान चेंज होते रहते हैं। जो जो प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है और किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का डायरेक्शन इस कर्व के साथ टेंजेंट लाइन की सूरत में होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। तो ये ऊपर जाते हुए अपना डायरेक्शन भी चेंज करता है और अपना मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज करता है। नीचे आते हुए वेलोसिटी अपना डायरेक्शन भी कंटिन्यूसली चेंज करती है और अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करती है। तो याद रखें, ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इट्स वेलोसिटी कैन नेवर रिमेन्स कांस्टेंट, इट विल चेंज पॉइंट टू पॉइंट। अब देखते हैं डी ऑप्शन को, देखते हैं, सी को फिलहाल आप छोड़ दें। डी ऑप्शन में उसने ये बताया है कि जब प्रोजेक्टाइल फ्लाइट करता है तो क्या इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट रहता है। याद रखें, ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन आल्सो कंटिन्यूसली चेंज। जिस तरह हमने बताया कि यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो जब प्रोजेक्टाइल फ्लाइट करता है तो फ्लाइट के दौरान इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन मुसलसल चेंज होता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन मुसलसल चेंज होगा तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी मुसलसल चेंज होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी मोशन का डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, प्रोजेक्टाइल का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो भी क्या होता है, चेंज होता है। अब एक चीज रहता है और वो है हमारे साथ एक्सेलरेशन। तो याद रखें,
प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक्सेलरेशन क्या होती है? कांस्टेंट होती है। एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है और हर पॉइंट पर ये डायरेक्टली डाउनवर्ड होती है। इसीलिए इस एमसीक्यू में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाकी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।